बिहार की विभूतियों के श्रृंखला में आज मैं वैसे महापुरुष सर गणेश दत्त के बारे में कुछ बात अपनी रखना चाहता हूँ, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर गणेश दत्त के अवदानों को ठीक ढंग से याद नहीं किया गया और कुछ इतिहासकारों ने भी उनके विरुद्ध टिप्पणी की। इसका कारण ये था कि वो आज़ादी के लड़ाई में तो खास के 1942 की लड़ाई थी, उस समय वो सक्रिय नहीं थे और कांग्रेस सरकार के सत्ता पक्ष में अंग्रेजों के तरफ थे। परंतु इसका कारण कुछ और था। वैसे सर गणेश दत्त के व्यक्तिगत आचरण और चरित्र के बारे में जितनी महान गाथा है, वो शायद ही किसी राजनीतिक पुरुषों के संबंध में है, क्योंकि उनके द्वारा इतना बड़ा दानी भारतीय राजनीति में दूसरा कोई नहीं हुआ जिसने अपनी सारी चीज, अपनी कमाई का 3/4 हिस्सा दान करते रहे। तो ऐसे महापुरुष का जन्म 13 जनवरी 1868 ईस्वी को नालंदा जिले के हरनौत थाना अंतर्गत छतियानी गांव में हुआ था और 12 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी भी हो गई थी। शिक्षा नहीं थी, लेकिन उनके बारे में ये बात कही जाती है कि जब ससुराल में साली और सरहज ने मजाक किया इनकी शिक्षा के लेके, तो 18 वर्ष की आयु में पटना कॉलेजिएट में इनका नाम लिखाया और जो आजकल के हिसाब से उस समय 5वीं कक्षा माना जाता था और आजकल के हिसाब से 7वीं कक्षा। फिर उन्होंने प्रवेशिका की परीक्षा पास की और पटना विश्वविद्यालय में, पटना कॉलेज में इनका नाम लिखाया और वहाँ से इन्होंने आईए, बीए और फिर पटना लॉ कॉलेज से बैचलर ऑफ लॉ की उपाधि करके पटना के जिला न्यायाधीश के जिला न्यायालय में इन्होंने वकालत प्रारंभ की। फिर वहाँ से वो कलकत्ता चले गए और कलकत्ता में एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में उनका जीवन यापन, उनकी प्रशस्ति भी हुई। और जब पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई तो फिर वो पटना हाई कोर्ट चले आए और प्रतिष्ठित वकील के रूप में उन्होंने ख्याति अर्जित की। सर गणेश दत्त राजनीतिक और सामाजिक चेतना संपन्न व्यक्ति थे। यूँ कहा जाए तो जयप्रकाश नारायण के शब्दों में वो बिहार की राजनीति के भीष्म पितामह थे। 1912 में जब 17 वर्षों के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में बांकीपुर मैदान में आयोजित हुआ, तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के सब्जेक्ट कमेटी के सदस्य चुने गए और वो वहाँ उस समय स्वागत समिति के अध्यक्ष भी थे। फिर 1922 में जब गया में द्वितीय बार बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उस समय भी उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय जब गांधी पटना पधारे थे, उस समय भी उन्होंने गांधी का सहयोग किया था। 1919 के रौलट एक्ट के तहत जब नृशंस हत्याकांड हुआ था, उसका भी उन्होंने तीव्र विरोध किया था। 1922 में 20 में असहयोग आंदोलन के समय भी उनकी वो भूमिका सक्रिय थी। लेकिन जब कांग्रेस द्वारा और उस समय जो एक सुधार एक्ट के द्वारा जो सुधार की तरफ प्रक्रिया चली थी, 1919 के काउंसिल एक्ट के तहत जब
बिहार में द्वैध शासन की, बिहार उड़ीसा जो प्रांत था उसकी जो द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हुई, तो वो 1923 में मुजफ्फरपुर पश्चिमी देहाती से वो बिहार उड़ीसा लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हुए। और उस समय वो स्वायत्त शासन व्यवस्था के अंतर्गत बिहार में स्वायत्त शासन, परिवहन, शिक्षा इत्यादि के वो मंत्री नियुक्त हुए। और उस पद पर वो 1923 से लेके 31 मार्च 1923 से लेके 31 मार्च 1937 तक उस पद पर 14 वर्षों तक उस पद पर वो बने रहे। और इससे पहले वो बिहार लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के भी अध्यक्ष थे, सचिव थे। तो सर गणेश दत्त का योगदान बिहार की शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, जिस और उनका मानना था कि जब तक मनुष्य शिक्षित नहीं होगा, उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक नहीं होगा, तब तक ये बिहार का पिछड़ापन बना रहेगा। और उस दौरान उन्होंने सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान किया। उनकी जो ये भंगी व्यवस्था है, जो माथे पर मैला ढोने की जो प्रथा थी, उसको समाप्त करने के लिए भी उन्होंने कानून बनवाया था बिहार में। उनके प्रयास से बहुत सारे संस्थानों की स्थापना हुई थी, जिसमें कि पटना मेडिकल कॉलेज 1925 में, दरभंगा मेडिकल स्कूल, रांची में रेडियम संस्थान, जो बाद में पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने के समय वो पटना में स्थानांतरित हो गया। मूक और बधिरों का स्कूल, पागल पशुओं का अस्पताल, फिर पशुपालन महाविद्यालय, डेयरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, तिब्बी संस्थान, झिटकी का वो आरोग्यशाला इत्यादि ऐसी संस्थाओं का निर्माण हुआ, जो आज भी वो बिहार के प्रमुख संस्थानों में उसका नाम दिया जाता है। उस दौरान जब उस समय उनके जो वेतन मिलते थे, उसके 3/4 हिस्सा, मतलब 3,000 रुपये प्रति माह उन्होंने शिक्षा के लिए दान दिया, जो लगातार उन्होंने 14 वर्षों तक किया। और पटना विश्वविद्यालय को उन्होंने 4 लाख रुपए की राशि दी। साथ ही जो अपना निवास स्थान जो कृष्ण कुंज था, उसको भी उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को दान कर दिया है, जो आज भी पटना विश्वविद्यालय का विज्ञान विभाग उस कृष्ण कुंज में चलता है। तो इस तरह से वो दानवीर थे। और उनके संबंध में उस समय के जो राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय नेता थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह या राजेंद्र बाबू जैसे लोग, उनकी भी वो मदद किया करते थे। राजेंद्र बाबू ने भी अपनी आत्मकथा के बारे में, सर गणेश दत्त के बारे में जो जिक्र किया है वो अद्भुत है। और श्री कृष्ण सिंह जैसे लोगों के भी जब जेल में वो बंद होते थे, तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना, फिर उन पर जो मुकदमा चलता था उससे संबंधित बातों पर भी एक सकारात्मक टिप्पणी उनकी होती थी। लेकिन चूंकि कांग्रेस की ही वो 2 धारा थी, जो एक ब्रिटिश शासन के अंतर्गत एक सुधारात्मक प्रवृत्ति के द्वारा एक डोमिनियन स्टेटस को चाहते थे, दूसरी आज़ादी के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे। तो एक विचारधारा के तहत वो उस द्वैध शासन में वो मंत्री रहे। और उस समय उन्होंने बहुत सारी छात्रवृत्तियों का भी आयोजन किया।
स्टीफेंसन के नाम पर पटना में जो मेडिकल छात्र जो स्वर्ण पदक प्राप्त करते थे या अच्छे अंक से प्राप्त करते थे उनको छात्रवृत्ति मिलती थी। सर गणेश दत्त गोल्ड मेडल भी मिलता था। तो इस संबंध में मुझे ये बात गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव के जो डॉक्टर ईवन साहिब, डॉक्टर उपेंद्र नारायण साहिब थे, वो उनको पटना विश्वविद्यालय से स्टीफेंसन का अवार्ड भी उन्हें प्राप्त हुआ था और सर गणेश दत्त गोल्ड मेडल भी उन्हें प्राप्त हुआ था, क्योंकि MBBS में वो सर्जरी में उनको गोल्ड मेडल मिला था। उसी तरह डॉक्टर अनमोला सिन्हा को भी उनकी छात्रवृत्ति के समय, उनके पढ़ने के समय सर गणेश दत्त छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई थी। और यही दो नहीं, डॉक्टर छेदी चौधरी, दुखन राम जैसे बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका एक लिस्ट गणेश दत्त स्मारिका में मिथिलेश कुमार और नरेश शर्मा जी ने छापा है, जिसमें कि सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनको कि ये पुरस्कार छात्रवृत्ति मिली थी और उस छात्रवृत्ति के दौरान वो उन्होंने अपना अध्ययन किया था। तो एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में मनीषी थे। दूसरी बात महत्वपूर्ण उन्होंने की कि जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, जिसमें नगर निकाय, नगर पालिका, जिला बोर्ड, इन सारी चीज़ों को गठन, प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत उसका चुनाव कराना, गठन करना, वो काम उन्होंने किया था। गया एक विवादास्पद कार्य भी हुआ था उनके समय में, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा को गया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से उन्हें बर्खास्त किया गया था, जिस पर कि कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता के रूप में श्री कृष्ण सिंह ने उसका बिहार और उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली में उसका जबरदस्त प्रतिकार किया था और फिर से उनको उस पर बहाल करना पड़ा था, जिसके संबंध में स्वयं अनुग्रह बाबू लिखते हैं कि श्री बाबू बीमार थे और उस बीमारी अवस्था में जाके कांग्रेस के विरोधी दल के नेता के रूप में जिस तरह का प्रतिवाद उन्होंने किया था और उसके कारण उस बोर्ड को फिर से बहाल करना पड़ा था, वह उनके जीवन में एक ऐसा उपकार था। इस उपकार के कारण श्री बाबू के वो जीवन भर ऋणी रहे। ये जयप्रकाश नारायण ने भी अपने संस्मरण में जो बेनीपुरी रचनावली में इस बात का उल्लेख है, जब जयप्रकाश नारायण से मिले थे तो जयप्रकाश नारायण ने बेनीपुरी को कहा कि आज चलो मैं बिहार के राजनीति के विष्णु पितामह से मुलाकात कराता हूँ। और जब गणेश दत्त के यहाँ हो गए तो गणेश दत्त बेनीपुरी का नाम सुन के उन्होंने कहा कि ये तो खूंखार जमींदार विरोधी है, लेकिन देखने से ऐसा नहीं लगता है। तो उस समय उन्होंने बताया कि मैंने जमींदारों को सब दिन कहा कि तुम शोषण का काम छोड़ो, लेकिन जमींदार हमारी बात नहीं माने। लेकिन मैं तो सोशलिस्ट था और कलकत्ता में जब था तो आयरिश सोशलिस्ट सोसाइटी का मैं मेंबर भी था। और जयप्रकाश नारायण ने अपने पिता की मृत्यु के बाद जो जेल से बाहर आए थे पेरोल पर, तो उसकी गारंटी सर गणेश दत्त ने ही ली थी। इस तरह से बहुत सारे योगदान उनके बिहार की राजनीति में है, खास कर शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने अद्भुत काम किया। स्वामी सहजानंद से भी उनका मतभेद हुआ था, तो स्वामी जी ने कहा कि आप जो ये भूमिहारों को ये पूजा कराओ और पूजा करो, दान लो और इस तरह का जो काम कर रहे हैं, इससे समाज आगे जाएगा या पीछे जाएगा। जब तक लोगों के अंदर वैज्ञानिक चिंतन का विकास नहीं होगा, तब शिक्षा का विकास नहीं होगा, तब तक समाज पीछे जाएगा। लेकिन स्वामी जी इस बात को नहीं माने। इस तरह से बिहार की राजनीति में सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और सचमुच वो बिहार की राजनीति के भीष्म पितामह थे। आज़ादी से पहले 1943 में इनका देहांत हो गया। ये ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपनी हर कुछ लोगों
लोगों की भलाई के लिए अर्पित कर दिया। इवन की जो आज पुत्र मोह के कारण जो लोग राजनीति में वंशवाद को पैदा कर रहे हैं, उन्होंने अपने पुत्रों को भी इस चीज़ों से आगे रखा और कहा तो यहाँ तक जाता है जब उनको हाईकोर्ट जज के रूप में उनके पुत्र को नॉमिनेट किया जा रहा था तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सुयोग्य नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में दुर्लभ मिलता है जो अपने वंश और पुत्रों से ऊपर उठ के समाज के रूप में काम करता है। ऐसे व्यक्ति को मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।